सेक्शन 3 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा जी, तुम लोग कौन सा पीडीएफ से पढ़ रहे हो? बुक है तुम लोग का ये? नहीं, ये बियर एक्ट जिस वक्त ये एक्ट बना था उस वक्त बिल्कुल ऐसे छपा था, उसमें से पढ़ा रहे हैं। इसमें एक सेक्शन मिसिंग है। सेक्शन 3 पढ़े थे हम लोग, फिर सेक्शन 4 पढ़े थे। कौन सा सेक्शन मिसिंग है? सेक्शन 3A। क्या मिसिंग है? सेक्शन 3A। सबसे पहला सेक्शन 3A समझना है। क्या समझना है? सेक्शन 3A। ओपीसी ओपन करने के लिए कितना मेंबर चाहिए? ओपीसी ओपन करने के लिए कितना मेंबर चाहिए? एक। प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए कितना मेंबर चाहिए? कितना? दो। पब्लिक कंपनी ओपन करने के लिए सेक्शन 3A बोलता है, और खास करके सेक्शन 3A अप्लाई हुआ है प्राइवेट कंपनी पे और पब्लिक कंपनी पे। किस पे? प्राइवेट और पब्लिक। क्या बोलता है कि जब कभी भी आपका कंपनी में मेंबर लिमिट से फॉल होगा 6 मंथ के अंदर, कंपनी को वाइंडिंग अप करो। अदरवाइज लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा एग्जिस्टिंग मेंबर पे। ए बी सी डी ई एफ, ये 7 मेंबर है। क्या है? 7 मेंबर है। 7 मेंबर मिलकर कौन सा कंपनी खोलेगा बताओ? जरूरी थोड़ी प्राइवेट भी तो खुल सकता है, लेकिन फिलहाल 7 मेंबर है तो एग्जांपल में पब्लिक कंपनी ही खुलेगा। कंपनी ओपन हुआ ईयर 2020 में, आइकॉनिक ईयर में 2020 में कंपनी ओपन हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही 2023 आया। क्या आया? 2023। इस 7 मेंबर में से एक मेंबर का डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? डेथ। अब कितना मेंबर हो गया? 6 मेंबर। लेकिन पब्लिक कंपनी चलाने के लिए कितना मेंबर चाहिए? 7। करेक्ट। अब कितना हो गया? 6 मेंबर। ये 6 मेंबर का क्या जिम्मेदारी बनता है कि सपोज करो ये डेथ किया है 1 जनवरी। कब डेथ किया है? साल के पहले पहले दिन डेथ कर गया। यहां से 6 महीना, कितना महीना? यहां से 6 महीना क्या होता है? 30 जून, यानी कि 1 जुलाई तक कंपनी को क्या कर देना है? वाइंडिंग अप। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंपनी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो जरा समझते हैं अनलिमिटेड का कंसेप्ट क्या है। कंपनी ओपन हुआ 2020 में, 2021 में कोई दिक्कत नहीं, 2022 में कोई दिक्कत नहीं, 2000 हाँ कर रहे 2022 में कोई दिक्कत नहीं, 2023 के स्टार्टिंग तक कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत 2023 का
हाफ से स्टार्ट होगा, मतलब 6 महीना बाद से, क्या दिक्कत होगा। 2023 तक के तक लाइबिलिटी हम लोग का था 20 लाख रुपए, क्या था। तो ये 20 लाख रुपए लाइबिलिटी कौन उठाएगा, कंपनी। और कंपनी अगर लाइबिलिटी बियर करेगा तो कंपनी का लाइबिलिटी यानी कि ये सातों मेंबर मिलके बियर करेगा, हाँ या ना। सातों मेंबर मिल करके बियर करेगा। जब उसका डेथ हुआ, ठीक है, डेथ होने के नेक्स्ट 6 मंथ तक लाइबिलिटी बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, 5 लाख से, और लाइबिलिटी बढ़ गया। अब उसका तो डेथ हो चुका है, अब टोटल लाइबिलिटी हो गया 25 लाख। अब ये लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, जनवरी तक जिंदा था, ठीक है। तो जनवरी के पहले 2022 तक पूरा, 2023 के एंड तक पूरा, मतलब 2022 के एंड तक पूरा जिंदा था। टोटल लाइबिलिटी कितना बना था हम लोग का, टोटल लाइबिलिटी बना था 20 लाख। सब कोई मिल करके लाइबिलिटी उठाएगा, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी का 1 तारीख को डेथ कर गया, ठीक है। अब वहां से 6 महीना जब तक कंपनी बंद नहीं हो रहा, लाइबिलिटी कितना हो गया, 5 लाख हो गया, कितना हो गया। अब लाइबिलिटी कौन उठाएगा, 25 लाख रुपए का लाइबिलिटी। क्या 6 मेंबर उठाएगा, क्योंकि एक तो डेथ कर चुका है, या 7 मेंबर उठाएगा, हाँ। मेंबर तो चाहिए, सातों मेंबर उठाएगा, सातों मेंबर। कितना मेंबर उठाएगा, बात समझे तुम। लेकिन अगर 6 महीना बाद भी आप कंपनी कंटिन्यू रखते हैं, कंपनी वाइंडिंग अप नहीं करते हैं, और अब बाद का 6 महीना में और 10 लाख का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, ये 10 लाख का लाइबिलिटी कौन उठाएगा। लॉ क्या बोलता था कि जब डेथ किया या कोई भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, या डेथ किया कुछ भी कर, वहां से 6 महीना तक के अंदर कंपनी अपना वाइंडिंग अप कर लो, तो 6 महीना में लाइबिलिटी बढ़ गया 5 लाख, कोई बात नहीं, वो सारा पार्टनर मिलकर के उठाएगा, करेक्ट है। सारा एग्जिस्टिंग पार्टनर उठाएगा। जो पार्टनर डेथ कर गया, या जो पार्टनर कंपनी छोड़ के चला भी गया, यानी कि मेंबर, बार बार पार्टनर मुझे निकला, जो मेंबर छोड़ के भी गया, उसका भी शेयर्स कंपनी में है, उसके भी शेयर से पैसा एक्यूमुलेट किया जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर था कि इस पॉइंट के बाद कंपनी को क्या करना था, वाइंडिंग अप। और इस 6 मेंबर में से कितना मेंबर बचा था, 6 मेंबर में से 3 मेंबर बैकआउट हो गया, बोला कि भाई कंपनी बंद करना चाहिए, हम लोग कंपनी बंद करने के फेवर में। 3 मेंबर आना बन रहा था, ए बी सी, ये 3 मेंबर है, कितना मेंबर है। तो अब ये जो लाइबिलिटी है ना, 10 लाख, ये खाली कौन उठाएगा, क्योंकि 6 महीना बाद कंपनी बंद करना था। कंपनी बंद करने के लिए एक पार्टनर डेथ कर गया, बाकी सारा पार्टनर मान गया, डीईएफ मान गया कि हाँ बंद करते, मेंबर बोला कंपनी बचा कौन, एबीसी। ये लोग कंपनी अपने दम पे लेना लेके आगे बढ़ना चाह रहा, तब उन लोग का लाइबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड। तब लाइबिलिटी क्या कर दिया जाएगा, अनलिमिटेड। बात समझा। तो ये कौन सा सेक्शन 3A, सेक्शन का नाम ही पढ़ के तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इसको बाद में जबरदस्ती लिस्ट में डाला गया है, करेक्ट। कोई दिक्कत है, सेक्शन 3A समझ में आ गया। सिंपल सा बात कहता है कि किसी भी टाइम में कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर का लिमिट अगर फॉल होगा, वहां से 6 महीना के अंदर कंपनी वाइंडिंग अप कर दो, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर रहेगा, वो एग्जिस्टिंग मेंबर लोग का लाइबिलिटी क्या कर दिया जाएगा, अनलिमिटेड। क्लियर ये बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेक्शन 4 हो चुका था, और लिमिटेड रेट नहीं, जितना लाइबिलिटी आप फॉर्म करते जाओगे। मान लो 100 करोड़ का सामान उधार मिले तो 100 करोड़ का लाइबिलिटी। कंपनी का लाइबिलिटी जो होता था पहले सब मेंबर में बंटता था, अब सब मेंबर में नहीं बटेगा। जो मेंबर जिम्मेदारी ले रहा है कि हम कंपनी आगे लेके चलेंगे, सारा लाइबिलिटी उस मेंबर में पड़ेगा। अच्छा, 6 हो गया था। सेक्शन 7 हो चुका है, सेक्शन 7 हो चुका है। इनकॉर्पोरेशन अलग से करवाए थे, उसमें क्या क्या बातें है देख लेना। हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग को स्पाइस फॉर्म जमा करना पड़ता है,
ऑनलाइन जमा होता है, किसके पास जमा होता है? एमसीए की वेबसाइट पे जमा होता है और आरओसी के पास। लेकिन ये भी हम बहुत पहले क्लास में पढ़ाए थे कि हमारे यहाँ पे टोटल 23 आरओसी है इंडिया में। कितना आरओसी है? तो मेरा सवाल ये है कि किस आरओसी के पास हम जमा करेंगे? तो जो मेरे एरिया, जो मेरे जुडिक्शन में पड़ेगा। बस है तो देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। जिस एरिया में हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन करना चाह रहे हैं उस एरिया में, ठीक है। टोटल 23 आरओसी है, ठीक है। हाँ, एक एक स्टेट वाइज पकड़ लो, और जो छोटा मोटा स्टेट है वो रीजन वाइज कवर कर लेता है। बात समझ आता हूँ। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड द इंफॉर्मेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। पहला, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ठीक है, जमा करना है। और कैसे जमा करना है? डीवी साइन बाई ऑल सब्सक्राइबर, ये बात पढ़ा हुआ था। और इनकॉर्पोरेशन के दिन पढ़ाए थे मेमोरेंडम का फॉर्म, ई मेमोरेंडम जमा करना पड़ता अगर 7 मेंबर रहे तो, और 7 मेंबर से ज्यादा होता तो फिजिकल INC 33-34 ऐसे था। इन सच अ मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ए डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द एडवोकेट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है, हु एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। INC 8 जमा करना पड़ता था, CA, CMA एडवोकेट जमा करेगा डिक्लेरेशन कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो ट्रू और फेयर है। साथ ही साथ कंपनी का एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा सब्सक्राइबर लोग को, टू द मेमोरेंडम ऑफ फ्रॉम ए पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। जितना कंपनी का सब्सक्राइबर यानी जिसका 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 इसका नाम है कंपनी का मेमोरेंडम पे, और जो कंपनी का सबसे पहला डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर को अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि बीते हुए 5 साल में कोई भी ऐसा फ्रॉड या गलत काम नहीं करके रखा है बीते हुए 5 साल में। चाहे वो रिटायर हो तो अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? देखो तुम दोनों का लोग या पीछे दो बच्चा, तुम दोनों कौन सा कोर्स कर रहे हैं? उन दोनों पीछे जो दो बच्चा बैठा तुम लोग का तो हो गया। तुम लोग तो कोर्स कर रहा है सीए में, तुम दोनों कौन सा कोर्स कर रही हो? हाँ, बोलो, बोल नहीं रही है। नहीं, तुम लोग अभी फिलहाल बीकॉम कर रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में चल रहा है सीएम, जो तुम्हारे लाइफ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बट एकेडमी से देखोगे तो एकेडमी के लिए बीकॉम ज्यादा मैंडेटरी है। बात समझ आए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया नहीं, हाँ तो लाइफ के पर्सपेक्टिव से सीएमए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ठीक है। 2 तरह से कोर्स पढ़ाई होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर कोर्सेज, और ये जो डिस्टिंक्ट कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, घर बैठ के पढ़ाई करी तो वोकेशनल कोर्सेज है। तो एक तरह से समझो तो सीए में क्या डिस्टिंक्ट से एमबीए करना है या एमकॉम करना है, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। बात समझा सर? अब बात क्या है, कह रहा था एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज स्टेबल। जब तक आपका कोई मेन रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता, कोई तो एक हमको एड्रेस दो जहां से आरओसी तुमसे क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। क्या ये भी बात बताए थे कि जब कंपनी फॉर्म हो जाता है उसके बाद INC 22 जमा करके अपना परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा एक बात बताओ, जो जो मेंबर और डायरेक्टर होगा, जो जो स्पेशली मेंबर होगा, वो क्या देगा? नाम, तो सिर्फ नाम देगा कि इंक्लूडिंग सर में, इसे स्टाइल नहीं मारना अक्षय कुमार, हनी सिंह, अपना ओरिजिनल नाम बताना। बात समझ तो फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, nationality and the such other particular of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity। proof of identity का मतलब क्या? KYC डॉक्यूमेंट, आधार पैन, ठीक है। as may be prescribed,
सारे सब्सक्राइबर को, सारे मेंबर को अपना डिटेल देना पड़ेगा, अपना नाम, अपना रजिस्टर, अपना एड्रेस और अपना डॉक्यूमेंट, और नाम विद सरनेम। एक और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम। फैमिली नेम का मतलब क्या है? फैमिली नेम का मतलब क्या होता है? फैमिली में मतलब लिखना मेरी एक दीदी है, ठीक है, और भाई है, उसके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है उमा शंकर प्रसाद श्रीवास्तव। क्या नाम है? नाम ही उनका, ठीक है। तो उनके बच्चों का नाम क्या होना चाहिए था? मान लो सौरभ है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या नाम होना चाहिए था? सौरभ प्रसाद श्रीवास्तव, बात खत्म हो जाता। उनका बेटा का नाम है सौरभ कुमार, बस। तो सरनेम क्या हो गया? सौरभ कुमार। वो फैमिली नेम लेके नहीं घूम रहा है। बात सुना? तो अब मेरा नाम देख, मेरा नाम मंजीत, ठीक है, मंजीत कुमार रहता मेरा नाम, और कुमार मेरा सरनेम हो जाता। फैमिली नाम ढूंढ रहे हैं, मंजीत मोहन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव मेरा सरनेम है, बट ये जो मोहन इंक्लूड है, ये फैमिली नेम है। तो अगर किसी का ऐसा भी रेफरेंस है तो देगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा, बता रहे हैं। मुकेश अंबानी का पूरा नाम क्या है, या क्या डिनोट किया जाता है? धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी। बात समझ आपको? दैट्स कि आपका बैकग्राउंड भी जानना है। तुम कितना भी सेपरेट कंपनी मान लो आज के डेट में, ठीक है, अनंत अंबानी अपना नाम अनंत नाम से खाली कंपनी खोला रहे, तो कितना भी दिखाए कि हम सेपरेट हैं, बट कहीं ना कहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड ही है ना, इस वजह से। बात समझ तो फैमिली नेम क्या होता है और सरनेम क्या होता है? सरनेम में कुमार कुमारी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया में भी कोई नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि किसी का लड़का है, ठीक है, तो वो अपना लड़का का नाम, जैसे एग्जाम्पल के हम बता रहे हैं, राम सिंह नहीं रखेगा, ठीक है। राम सिंह, अगर उसका नाम रखना है राम और टाइटल सिंह, ऐसे नहीं रखेगा। कैसे नाम रखेगा? जो पिताजी हैं, ठीक है, पहले बेटा का नाम फिर पिताजी का नाम। दैट इज कॉल्ड फैमिली नेम, दैट इज नॉट सरनेम। जैसे राम और पापा का नाम है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पापा का नाम मान लो है श्याम, तो राम श्याम, बस नाम ही है राम श्याम, तो जो श्याम है दैट्स द फैमिली नेम। हाँ, बात समझ आया? तो कोई दिक्कत? द पर्टिकुलर ऑफ ए पर्सन मेंशन द फर्स्ट डायरेक्टर। अच्छा, कंपनी का जो पहला डायरेक्टर बनेगा, जो कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा, उसका बनने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। और अगर नहीं है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जब स्पाइस प्लस फॉर्म सबमिट करते हो, उस वक्त 3 डायरेक्टर का ऑप्शन रहता है, 3 डायरेक्टर लोग अपना डीन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों को भी अपना क्या देना होगा? नाम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी और सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। The interest of a person mentioned in the article as the first director of the company in the other form or body corporate along with the consent act as a director। अच्छा, कोई इंसान एक ही कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है या और भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। सही बोली थी। एक साथ कितना कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है यार? एक अप्रोक्स लिमिट याद होता 20। उसमें भी उसमें भी लिमिटेशन है कि पब्लिक कंपनी इतना ही होना चाहिए, नॉन पब्लिक प्राइवेट स्मॉल है, लेकिन एक साथ 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। बात समझा? तो हम अपने मन से किसी को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। हमको डायरेक्टर बनाने के लिए किसी व्यक्ति को उसका कंसेंट चाहिए। बात समझा? तो उसका कंसेंट फॉर्म जमा करेंगे। बात समझा? DIR 1 2 3 फॉर्म है, वो फॉर्म भर के हमको सबमिट करना पड़ेगा। क्या डायरेक्टर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फिर आएगा ये। The registrar on the basis of the document information filed subsection side register all the document information related to subsection register and issue a certificate। सर्टिफिकेट किसमें मिलता है? अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। किस फॉर्म में मिलता है? INC 11।
कितना दिन के अंदर मिलता है? एक दिन के अंदर मिल जाता है। कहां से मिलता है? आरओसी देता नहीं, सीआरसी से मिलता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। जितना 23 आरओसी है, जब सारा डॉक्यूमेंट वो लोग वेरीफाई कर लेता है तब सीआरसी सेंटर में भेजता था, ये भी बात बताया हुआ है। सीआरसी सेंटर में भेजता है सारा डॉक्यूमेंट और वहां से हम लोग का सर्टिफिकेट इश्यू होकर हमारे मेल पे आता है। On and from the date of mention in the certificate of incorporation issue under the subsection, the registrar shall allot to the company corporate identification number. जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिल जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। यह भी बताया हुआ है 22 डिजिट का होता है, 22 अल्फा न्यूमेरिक होता है, और एक एक चीज का डिटेल सीन नंबर के बारे में। अच्छा, the company shall maintain and preserve its register office copy of all document and information are originally filed till the dissolution. अच्छा एक बात बताओ, जब कंपनी में इनकॉर्पोरेट की बेसिक सब आते फिर भी ये लिखा है, तो हम जो जो अपने डिटेल दिए थे, कंपनी का एमओए एओए दिए थे, कंपनी का मेंबर लोग का सारा डिटेल, जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगा तो क्या करेंगे? सारा डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक देंगे? है उसको तब तक संभाल के रखना है जब तक आपका कंपनी डिसोल्यूशन के कगार पे, यानी कि बंद नहीं हो जाता, तब तक सारा डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान फर्निश ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, अभी कुछ दिन पहले ही बताए थे, मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? द टर्म मटेरियल मीन्स, क्या लाइन बोल रहा है? मटेरियल इंफॉर्मेशन समझा देते हैं। इफ एनी पर्सन फर्निश यानी कि प्रोवाइड किया है, एनी फॉल्स यानी कि गलत, और इनकरेक्ट पर्टिकुलर यानी कि कोई भी डिटेल्स अपना, ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और सप्रेस कोई बात छुपाना चाहा है या दबाना चाहा है, ठीक है, तो अगर वो बात इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लॉ के भाषा में नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे मटेरियल। मटेरियल दैट मीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? मटेरियल दैट मीन इंपॉर्टेंट। याद है ऑडिट जो बच्चा लोग पढ़ा है वो लोग पढ़ा था मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि इंपॉर्टेंट गलती, उसी तरह मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? अच्छा, ऑफ विच ही अवेयर इन द डॉक्यूमेंट फाइल द रजिस्टर, और जिसके बारे में उसको अच्छे से पता है कि बात तो गलत बताया, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके ऊपर चार्ज होगा फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। तुम लोग का सीए या सीएमए में पूरा कंपनी लॉ तो नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम लोग प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त हमको ये सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सेक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे का माजरा समझ में नहीं आएगा चैप्टर। तो 447 अभी पूरा कंपनी लॉ में बहुत जगह 447 आएगा, लेकिन पढ़ेंगे बस एक ही बात। फिलहाल इतना समझो, फ्रॉड का सेक्शन है। अब जो बच्चा लोग लॉ पढ़ा है तो उसके दिमाग में आ रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो फ्रॉड का सेक्शन कुछ और था, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड था, ये कंपनी लॉ का फ्रॉड है। बात समझा? तुम क्या बोली? अच्छा, वो तो बात हुआ इंफॉर्मेशन गलत देने का। अगर कोई जानबूझ के गलत डिक्लेरेशन दे रहा है, सीए भी गलत डिक्लेरेशन दे सकता है, सीए सीएम एडवोकेट, या फिर जो मेंबर लोग ये बात बता रहा था कि 5 साल तक कोई ऐसा अगर वो, तो उन लोग के ऊपर भी क्या चार्ज होगा? 447। अच्छा, हम गलत इंफॉर्मेशन दिए, कंपनी खुल गया, ठीक है,
तो मेरे साथ तो 447 का फ्रॉड का जाएगा, मतलब होता क्या बेसिकली बता रहे 447, आपको जेल होगा, फाइन पेनल्टी भरना पड़ेगा। जो कंपनी झूठ बोल के आप ओपन किए, फ्रॉड ओपन हुआ है, उस कंपनी के साथ क्या होगा? ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में कौन कौन आता है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी। ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। कैसा ऑर्डर पास करेगा, ध्यान से देखो। सच अ टाइप ऑफ ऑर्डर, पहला ऑर्डर, pass a such order as it think fit for the regulation of the management of the company including the changes। या तो जो इंसान गलत इंफॉर्मेशन दिया तो उसको 447 को फ्रॉड देके पहले साइड हटाया, और कंपनी का मैनेजमेंट में चेंज लाएगा और इंस्ट्रक्शन दे देगा कि तुम लोग कंपनी ऐसे ही चलाओगे। पहला, करेक्ट? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब बोलोगे भैया जब कंपनी गलत बोल के खुला था फिर भी आरओसी या फिर एनसीएलटी क्यों ऑर्डर दे रहा है कंपनी चलाने? अभी मैटर करता है ना कंपनी किस पोजीशन पे आ गया है। अगर ऐसा हो कि अगर अभी इंफॉर्मेशन बाहर आए, ठीक है, तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक लोग मान लो कि लड़ाई झगड़ा पे उतर जाएगा, ऐसा कोई कंपनी है तो इस सिचुएशन में क्या करेगा? आज के डेट में सोचो कि अगर ये पता चलता अब जाकर के कि रिलायंस ग्रुप जिस टाइम फॉर्म हुआ था या आदित्य बिल्डर ग्रुप, वो कुछ मिस इंफॉर्मेशन दिया था जिस वक्त इनकॉर्पोरेट, तो जो इंसान होगा उसको तो पकड़ के जेल में डाल दिया, सब कर दिया, ठीक है। ये तो अब कंपनी को सीधे बंद तो नहीं ना कर सकता है। सोच लो अगर ये सब इंडस्ट्री अगर बंद होगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, और जिसके भलाई के लिए हम कंपनी बंद करवा रहे हैं, यानी कि पब्लिक के साथ गलत ना हो, वही पब्लिक रास्ता पे उतर आएगा कंपनी ओपन करके, इतना सारा इंप्लॉय जॉब कर रहा है, तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है इस वजह से। तो ऐसा भी ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया आप अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल चेंज कर लो, पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान दो और कंपनी को रेगुलेट करो, और पूरा मेरे निगरानी में कंपनी रेगुलेट होना चाहिए। करेक्ट? पहला। दूसरा टाइप का ऑर्डर क्या देगा? डायरेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर अनलिमिटेड। बोला ठीक है, झूठ बोल के कंपनी खोले, इतना साल कंपनी चला, तुम्हारा कंपनी हम बंद नहीं करवा देगी, तुम्हारा लाइबिलिटी अनलिमिटेड, क्योंकि अभी तो कोई फ्रॉड सामने नहीं आ रहा है। तुम बोले थे 10-20 साल पहले झूठ कंपनी फॉर्म करते टाइम, वो झूठ अभी पकड़ा है। हो सकता है कि आज भी तुम फ्रॉड कर रहे होगे, वो 20 साल बाद पकड़ा है, लेकिन हम आज ही से तुम्हारा लाइबिलिटी क्या कर दे रहे हैं? अनलिमिटेड। कि जिस दिन भी फ्रॉड या मिस्टेक मिलेगा तुम्हारा लाइबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड। मेंबर लोग अपने घर से पैसा, अपना घर द्वार बेच के पैसा लाके देगा, लेकिन देगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या? डायरेक्ट द रिमूवल द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर। और सबसे अच्छा बात, पकड़ा गया, ठीक है, अभी नया नया कंपनी बना था, कंपनी मैंने 6 महीना हुआ था, एनसीएलटी तब ऊपर वाला दूसरा ऑर्डर नहीं देगा कि मैनेजमेंट चेंज करो या अनलिमिटेड हो जाओ, सीधे क्या बोलेगा? आरओसी को बुलाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा डांटेगा कि तुम थोड़ा वेरिफिकेशन नहीं किया, उसके बाद बोलेगा कि इसका नाम रजिस्टर में से काट दो। इसको कहते हैं स्ट्राइक ऑफ करना। ये पूरा एक टॉपिक है स्ट्राइक ऑफ करना कंपनी लॉ में। कंपनी का नाम क्या कर दिया जाएगा? स्ट्राइक ऑफ, काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बात समझ आया? तो पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। क्या चीज ऑर्डर पास करेगा? कि कंपनी को वाइंडिंग अप करो। वाइंडिंग अप का मतलब सारा एसेट बेचो, सारा लाइबिलिटी को पेमेंट, और उसके बाद कंपनी पे ताला बंद। और क्या ऑर्डर पास कर सकता है? इसके अलावा जो जज को यानी कि एनसीएलटी को जो सही लगे वो ऑर्डर पास कर सकता है। करेक्ट? लेकिन याद रखना है, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर देने से पहले द कंपनी शैल गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। इसका मतलब क्या? बी हियर्ड, हाँ, उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है, उसको सुनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सुन बिंग है। यहाँ मतलब है कि उसको मौका दिया जाएगा कि तुम अपना पॉइंट बोलो, क्यों ऐसा किए, क्या ऐसा किए, अच्छा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो मिस्टेक इंटेंशनली था अनइंटेंशनली था, बात है? हाँ, ऐसे करके पूरा अपॉर्चुनिटी दिया है। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल shall take into the consideration a transaction entered into by the company including the obligation if the contracted payment of any liability। और इसी तरह ऑर्डर नहीं सुना देगा। कंपनी गलती क्या है, ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन पे ध्यान देगा कि किस सिचुएशन पे है। अगर अचानक से हम कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दें तो लाइबिलिटी होल्डर लोग इसके पास आएगा मांगने, बोले काहे का लाइबिलिटी? तुम जिस कंपनी को लोन दिया था, जिस कंपनी को उधार में, तुम्हारा कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गया, बंद हो गया था, ऐसा ऑर्डर पर्सन ने पास
तो इसी वजह से क्या किया जाएगा, लाइबिलिटी वगैरह सबको ध्यान में रखते, तो हो सकता है वाइंडिंग अप करे कि एसेट बेस्ड लाइबिलिटी पे कर, कोई दिक्कत। अच्छा, सेक्शन 8 पढ़ा हुआ है, चैरिटेबल कंपनी होता है, क्या होता है, चैरिटेबल कंपनी होता है, करेक्ट। चैरिटेबल कंपनी, ये तुम लोगों को पता है कि जो सोशल कॉज के लिए हो, लेकिन वो सोशल कॉज में भी लिस्ट है, हर तरह का सोशल कॉज तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो नहीं। बात समझा तुम। कल से हम सोचेंगे, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हालांकि होता है, कल से हम सोचेंगे कि रिश्ता में इतना बारिश हो रहा है, हम ड्रेनेज सिस्टम स्टूडेंट लोग को मिलकर पूरा रिश्ता का ड्रेनेज सिस्टम साफ करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए वो कंपनी फॉर्म कर लिए, चलेगा क्या। तो वो क्या बात बोलना चाहे ध्यान देखो, वेयर इट इज प्रूफ टू बी satisfaction of the central government that person or the association of person proposed to register under the act as limited company। पहले तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा प्रूफ चाहिए, पूरा पुष्टिकरण करेगा, साफ सफाई के लिए बस नहीं, वो तो खुल ही नहीं सकता, तो मजाक थी। पूरा पुष्टिकरण करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो लोग कंपनी खोलना चाह रहा है सेक्शन 8 क्या इंटेंशन है। पहला ऑब्जेक्ट, द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सच अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी खोलना है तो देख लो, इन्हीं सब के लिए खोल सकते हो। वही तो कुछ बचा नहीं। अब हम जो बात कर रहे हैं ड्रेनेज, वो भी तो इन्वायरमेंट के लिए है ना, तो वो भी तो लाइन आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, किसको बचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। अच्छा क्या है, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, सबसे पहले कॉमर्स के लिए। बात समझ तो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल, इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट, इंटेंडेड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ये भी बात क्लियर कर, सरप्लस कमाओगे ना, सरप्लस हटाओ प्रॉफिट बोलते हैं उसको, एकदम ओपन बात करेगा। सरप्लस दुनिया को बताने के लिए, तुम तो कमा रहा प्रॉफिट, बिजनेस से क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट करोगे क्या, अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको रीयूटिलाइज करना है, क्या करना है, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए। बात समझना है, तो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए रीयूटिलाइज करना है। क्लियर है बात। इंटेंडेड टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, वो कंपनी जीवन भर कोई डिविडेंड प्रोहिबिट है। देखो दो वर्ड होता है, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि वो काम करने दिया जाएगा विथ रिगार्डिंग सम रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है करना ही नहीं है। बात समझ आए तो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो, घर के बाहर जाओ लेकिन रात के 8 बजे के बाद मत जाओ, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। बाहर तो जाना ही है, एक रेस्ट्रिक्शन है, उसको ध्यान में रखते हो। तुम घर के बाहर पैर नहीं रखेगा, दैट इज प्रोहिबिशन। बस ना, तो ऐसे हम लोग को तो बोलते नहीं पापा मम्मी, ठीक है, आपके नहीं बोलता। अच्छा, नाम में क्या एडिशन होगा, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बात बताया हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा भी सेक्शन 8 पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते भूल गए थे। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जैसा शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कंपनी रजिस्टर्ड होगा, कंपनी ओपन करने का इंटेंशन क्या रहता था, कंपनी ओपन करने का इंटेंशन ये रहता था कि उसका अपने एक सेपरेट एंटिटी मिले, उसका प्रिविलेज उसको मिले, वो सारा प्रिविलेज तुमको भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ द लिमिटेड कंपनी। आपका जो कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी है ना, उसके नाम के पीछे ना प्राइवेट लिमिटेड लगा ना लिमिटेड और कुछ भी नहीं लगा, अच्छा बात है, लेकिन आपको वो सारा प्रिविलेज मिलेगा जो बॉडी कॉर्पोरेट को मिलता है, यानी कि कंपनी को मिलता है, साथ ही साथ वो सारा रेस्ट्रिक्शन और ऑब्लिगेशन के साथ। बात समझा। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए फर्म में बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड। चार पार्टनर है, चार पार्टनर, अपना अलग से बिजनेस कर रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चला,
कल से उसको मन किया कि सलमान खान का जो चैरिटेबल कंपनी है उसमें मेंबर बनना चाहता है, तो क्या वो चारों पार्टनर एक एक करके बनेगा या चारों पार्टनर एक संग बन सकता है? चारों पार्टनर एक संग बन सकता है। लिखा क्या है? फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पार्टनर एक संग बन सकता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट डे तुम लोग एक चीज पढ़ोगे, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल जब भी किसी को करना रहता है अपने मन से कर लेता है, ठीक है, मेंबर्स को बुलाता है और आरओसी को इन्फॉर्म करता है, आमतौर पे कंपनी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी अल्टर करने से पहले यानी चेंज करने से पहले मेमोरेंडम या आर्टिकल है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लगेगा? अच्छा, जब जब ये बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, इससे मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना मोदी जी के पास जाना है या दिल्ली जाके बात करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिनोट्स टू रीजनल डायरेक्टर, क्या? आरओसी, बात समझ आया? तो आरओसी उसके ऊपर रीजनल डायरेक्टर, उसका बात कर रहा है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उन चीजों का बात कर रहा है। सीधे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जल्दी जाकर थोड़ी बात करना है। एक कंपनी शेल, a company registered under this section may convert itself into a company of any other kind only after complying the such a condition as been given। अच्छा, हम चैरिटेबल कंपनी ओपन हुए हैं तो क्या हम जीवन में कभी चैरिटेबल से ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट कुछ कंडीशंस है उसको कंप्लाई। क्या है कन्वर्जन ऑफ कंपनी, इसके पहले वाले क्लास का पढ़ा है। आईएनसी 16-17 चैरिटेबल कंपनी को लाइसेंस मिलता था, लास्ट डे पढ़ाए थे सारा फॉर्म, ठीक है। एक मिनट, सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? आपको लाइसेंस मिलेगा, क्या मिलेगा? कौन सा फॉर्म में मिलेगा? 16 और 17, करेक्ट। सेक्शन 16 बोल रहा है आपका लाइसेंस, 16 बोल रहा है आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, यानी कि आपका कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिल होगा तो किसमें? आईएनसी, इंटीमेशन ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर रिवोकेशन और सरेंडर द लाइसेंस। अगर आपको अगर मान लो कन्वर्ट करवाना होगा तो आपको फिर चैरिटेबल कंपनी का टैग अपने पास हटाना है, तो आपको लाइसेंस क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा या रिवोक करवाना पड़ेगा उसके लिए। लाइसेंस जो रिवोक है वो आप अपने मन से, मतलब देखो, अगर हम अपने मन से कंपनी चेंज करे या कंपनी बंद करे, सेक्शन 8, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। रिवोकेशन या रिवोक करने का मतलब कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर या फिर आरओसी के द्वारा मेरा लाइसेंस जब कैंसिल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। सब सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ऑर्डर इफ इट इज सर्टिफाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वो लोग कभी भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है कंपनी को क्लोज करने का, सेक्शन 8, अगर उसको लग रहा है कि ऐसा डिसीजन देने से पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक बेनिफिट के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। बात समझ में? तो द डायरेक्टर दैट कंपनी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट और amalgamated with the another company registered under this section, ठीक है, provided that there is no such order shall be made unless the company
इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। अच्छा, कुछ भी होगा, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक भी करेगा तो उसका पॉइंट एक बार सुनेगा, ठीक है। बीइंग ह्यूमन क्या करता है, मान लो कैंसर पीड़ित का इलाज करता है, सबको पता है। हाँ? अगर वो कहाँ से पैसा लाएगा, प्रॉफिट जनरेट करके ना, प्रॉफिट वो पता है कहाँ से आता है। हाँ, विमल पान मसाला में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। अब तुम बताओ, खुद कैंसर की बीमारी बांट रहा है, उसके बाद खुद कैंसर का इलाज करवा रहा है, और हम चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, बस। बात समझा, तो ये तो वही बात हो गया ना। ऐसा सिचुएशन में हो सकता है, और जो नाम इस बिंग ह्यूमन के पीछे जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नाम है, तो उसका सच्चाई पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के सामने आना जरूरी है। बात समझा, तो इस कारण से क्या होगा कि उसका पॉइंट सुना जाएगा, और कंपनी ऐसा केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है कंपनी बंद करने की, तुम पुड़िए बेच लो पहले, इलाज उलाज नहीं करवाना है। अच्छा, जब लाइसेंस रिवोक होगा, और रिवोक होकर अगर कंपनी बंद हो रहा है, तो पूरा वो सेम तरीका फॉलो होगा जो मेथड फॉलो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद होने में। क्या मतलब है, अगर लाइसेंस रिवोक हो रहा है, तो लाइसेंस रिवोक होने का क्या हो रहा है, आप किसी और के संग जाके मिल रहे हो, अमेलगेमेट हो रहे हो, तो सेम प्रोसेस होगा अमेलगेमेशन, जो नॉर्मल कंपनीज के लिए फॉलो होता है। दूसरा चीज, अगर आपका कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है, तो भी सेम प्रोसेस होगा, एसेट बेच कर लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। बात समझ आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल आता है, एसेट्स बेच के लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, और जब एसेट्स बेच के लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाए, उसके बाद भी कुछ पैसा बचा रहा, वो पैसा क्या होगा। नॉर्मल कंपनीज के केस में क्या होता है, जरा बात ध्यान से समझना। नॉर्मल कंपनीज के केस में होता है, एसेट्स बेच के लाइबिलिटी को पेमेंट किए, जो पैसा बचा वो शेयर होल्डर लोग घर लेके जाओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पैसा बचा है ना, वो डोनेट कर दिया जाए, क्योंकि चैरिटी के लिए खोले थे ना, पैसा मेंबर्स घर लेके। बात समझ आए, तो किसी और को, एक हम ही थोड़ी चला रहे थे। यहाँ टैक्स पड़ी हो ना, कंपनी बंद हो गया, बीजेपी बीजेपी पार्टी को दे दो। कम सेम होता, अब प्रोसेस अलग कहा था, खाली फॉर्म एक टोटो अलग था। अच्छा, if winding up or dissolution of company registered under this section 8 में, the remain after the satisfaction of the debts and liability any asset transferred to the another company registered under the section and having the similar objective subject to the such a condition as the tribunal। देखो जो बात हम बोले, क्या बोल रहा है, if on the winding up dissolution of the company registered under this section the remains, देखना कितना घटिया और कितना खतरनाक इंग्लिश लिखना है, the remains after the satisfaction of its debt and liability any asset there may be transfer। पता है क्या बोलना चाह रहा है, एक बार पढ़ के समझो, कितना कितना अजीब लेवल पे इंग्लिश जाके बोला है। कह रहा है कि जो भी कंपनी इस सेक्शन में रजिस्टर्ड हुआ था, उसका अगर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और होने के बाद जो रिमेन, क्या रिमेन, सारा लाइबिलिटी और डेट चुकाने के बाद कुछ भी रिमेन, क्या रिमेन बचा, कोई भी एसेट्स यानी कि प्रॉफिट अगर कुछ भी बच रहा है, दे में बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी, किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रजिस्टर अंडर दिस सेक्शन हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव, जिसका ऐसा सिमिलर ऑब्जेक्टिव। हाँ, जो बात अभी हम ऊपर समझाए, सेम बात, ठीक है। अच्छा, पैसा ऐसे भी नहीं है कि उठा के सीधे चल जाएगा, पैसा को, ठीक है, इंसॉल्वेंसी फंड होता है एक चीज, सेक्शन 269 में, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। पहले वो पैसा इंसॉल्वेंसी फंड में जाएगा, और इंसॉल्वेंसी फंड में जाने के बाद किसी और को ट्रांसफर होगा। बात समझाया, तो होता क्या है कि जब कंपनी बंद हुआ, यानी सेक्शन 8 कंपनी, एक तो फंड बनाया जाएगा, ये फंड में सारा पैसा आएगा, कौन सा पैसा आएगा, सारा एसेट्स को सेल करके, सीआरसी में होगा, ठीक है, नहीं इंसॉल्वेंसी फंड है ये, नहीं ये इसके बाद जाएगा, इंसॉल्वेंसी फंड कौन ऑपरेट करेगा, ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है।
उसके बाद सारा लाइबिलिटी पे होगा, लाइबिलिटी पे होने के बाद ये इंसॉल्वेंसी फंड जो है जो बच जाएगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 8 सबसेक्शन 11। सेक्शन 8 सबसेक्शन चैरिटेबल कंपनी, सब कुछ बात सुन ली, अब बात आते हैं। इफ ए कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन दिस सेक्शन, जो भी बात लिखा गया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 सबसेक्शन 10 तक, अगर उसमें से कुछ भी आप गलती करते हो, ठीक है, द कंपनी शैल विदाउट द प्री जुडिशियल टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी पनिशेबल विथ फाइन। क्या किया जाएगा? फाइन लगाया जाएगा। फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख से कम, विच मे बी एक्सटेंड टू द, अगर सुन लो बाबू, सेक्शन 8 कंपनी खोल रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी का सब सेक्शन 1 से सब सेक्शन 10 में चैरिटेबल कंपनी में जितना बात बोला गया, कोई भी गड़बड़ी कर रहे हो, इस सिचुएशन में 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन। एंड द डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु डिफॉल्ट, जिसका ये गलती था, शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू, और डायरेक्टर और जो जो लोग था इस हरकत में शामिल, वो सबको 3 साल का जेल किया जाएगा। साथ ही साथ डायरेक्टर लोग से अलग से पैसा लिया जाएगा, नॉट लेस देन 25,000 रुपीज विच मे बी एक्सटेंड टू द 25 लाख। और जरूरत पड़ने पे आप लोग के ऊपर फ्रॉड का चार्ज भी दिया जाएगा फॉर 47। वो जो गोत मतलब ऐसा हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है, पैसा भी देना पड़ सकता है। क्लियर है बात? तो 1 करोड़ के फिक्स है, मैक्सिमम 1 करोड़, उससे ज्यादा। अच्छा, ज्यादा ही तो कमाता है। Effect of registration, section 9, from the date of incorporation mentioned in the certificate of the incorporation, certificate of incorporation पे date of incorporation दिया होगा, date of establishment कब company established हुआ है, such a subscriber to the memorandum or all the other person as may from time to time become the member of the company shall be the body corporate by the name contained in the memorandum, capable of exercising all the function of incorporation of company under this act, having the perpetual succession। ठीक है, सेक्शन 9 बोला आप कंपनी खोल रहे हो, अभी कंपनी ओपन कर रहे हो, ना बॉडी कॉर्पोरेट हो, ना परपेचुअल सक्सेशन है, ना आप लीगल एंटिटी है, जैसे कंपनी खुला मतलब आपके हाथ में क्या आ गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 9 एक्टिवेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, आपको क्या मिल जाएगा? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है अब वो वैलिड हो गया। अब जो भी उसमें मेंबर है या जो मेंबर बाद में आ रहा है, जो एम्प्लॉय है जो बाद में आ रहा है, जो डायरेक्टर है, वो सारा लोग इस सर्टिफिकेट के माध्यम से उस कंपनी को अब क्या मानेगा? प्रीफ्यूचर सक्सेशन वाला कंपनी, यानी कि अब उसके मेंबर से कोई लेना देना, अब कंपनी अपने दम पे चलेगा। और अब कंपनी के पास पावर आ चुका है, क्या आ चुका है? पावर आ चुका है कि एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, क्या? कोई भी प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, कॉन्ट्रैक्ट टू सू एंड टू बी सूड बाई स्टेट नेम, किसी पे केस कर भी सकता है किसी पे, समझना है? तो यानी कि आज हम वहां पे प्रीफिचुअल सक्सेशन का मीनिंग समझाया है, ठीक है? यानी कि कंपनी मेरा रजिस्टर हुआ जिस दिन से मेरे को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मिला, अगर मेरे को मान लो मिला है 1 अगस्त को, कब मिला है? हम बिजनेस स्टार्ट करें 10 अगस्त को, मेरा काउंटिंग 1 अगस्त से ही होगा। यानी कि 1 से 10 के बीच में हम कुछ नहीं भी किए हैं फिर भी प्रीफिचुअल सक्सेशन मिलेगा। 1 से 10 में अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किए, कोई मेरे नाम पे केस कर सकता है, वो केस वैलिड है इनवैलिड है वो बात का बात है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन से ही आपके ऊपर प्रीफिचुअल सक्सेशन और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 में 2 सब सेक्शन है।
Subject to the provision of this section, the memorandum and article shall, when registered, bind the company and the member thereof the same extent as if the respectively has been signed by the company and by the each member and contain, okay, convents on its and his part to observe all the provision of the memorandum and article. कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ, आईएनसी 11 मिला, सबसे पहले एक्टिव होगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक्टिवेट होते ही सेक्शन 10 को जिंदा कर देगा। सेक्शन 9 क्या, आपको प्रीफ्यूचर सक्सेशन मिल जाएगा। प्रीफ्यूचर सक्सेशन मतलब कंपनी का अपना कैरेक्टर है, कंपनी का अपना कैरेक्टर मतलब मेमोरेंडम है कंपनी के पास, कंपनी के पास अपना आर्टिकल है, करेक्ट। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है कि जितना भी मेंबर लोग हैं, जो भी लोग हैं, अब उसको इस आर्टिकल और इस मेमोरेंडम के अंतर्गत रह के ही काम, अगर इसके अंदर रह के काम नहीं करोगे तो क्या माना जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरल। बात समझ में? तो ये टॉपिक अभी पढ़ाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरल, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ऋषि एसबरी वाला केस पहले भी तुम लोग कैसे पढ़ाए, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, all the monies payable by the member to the company under the memorandum or article shall be debt due from him to the company। अब ध्यान से सुनो, कैसे हम लोग को पता है, ये बात बताओ, हम कंपनी में पैसा, बिजनेस में पैसा लगाए, क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पैसा तो लगाए ना, तो कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हो गया, कभी चीज सोचे हो? मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है। जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, हम पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इतना ही बात है ना। तो फिर ये कैसे हुआ? तो मेरा छात्र, हमको पता है, यहाँ जो अलग अलग जगह से छात्र आए उनसे बात कर रहे हैं हम, कैसे कभी सोचे हम? क्वेश्चन क्यों, कंपनी तो इस मकसद से चला, प्री फ्यूचर सक्सेशन चलता ही चले, तो बंद तो होने का नाम नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अपार्ट फ्रॉम कंपनी, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कुछ भी ओपन करते हैं, तो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों जा रहा है? कंपनी के लिए तो वो लाइबिलिटी, कैसे, हम तो मेरा ही कंपनी, हम तो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, कंपनी और मेंबर क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। बात समझ रहे तुम? बोल दे रहा है 10, ऑल द मनीज, जो भी मनीज पैसा, पेबल बाय अ मेंबर टू द कंपनी, जो मेंबर कंपनी को दिया है, अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो मेंशन है, सेल बी डेप्ट, उसको डेप्ट मान लिया जाएगा, ड्यू फ्रॉम हिम, जो कि बाकी है कंपनी को देना, ठीक है। सेवा का बुक्स है। नेक्स्ट है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन के रूप में क्या क्या बचा है सुन लो। सेक्शन के रूप में बचा है 12, 13, 14। इसके अलावा, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, ठीक है, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये टॉपिक बचा। इसके अलावा फ्यू एडिशनल पॉइंट जो कि रूल्स में है, फ्यू एडिशनल पॉइंट, किसके लिए, ओपीसी के लिए। लास्ट डे ये कंप्लीट होगा और लास्ट डे, ठीक है, कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो